नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। अब न झुकेंगी, अब न सहेंगी सीमाएं अपमान की, लड़ने को तैयार हैं सारी सेना हिंदुस्तान की। जी हां, मणिपुर के आतंकी हमले से दहलाने वाले दहशतगर्द एक बात समझ लें कि हिंदुस्तान की सेना एक एक शहादत का बदला लेगी। दरअसल मणिपुर में शनिवार को बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। सुबह करीब 10 बजे मणिपुर के चुराचांदपुर जिले के सिंघाट में आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया। उनकी तरफ से 46 असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी को निशाना बनाया गया और उनके काफिले पर यह जानलेवा हमला हुआ। इस हमले में कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बेटे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं बाद में 4 और जवान शहीद हो गए। ऐसे में आतंकियों की इस नापाक साजिश ने 7 लोगों की जिंदगी छीन ली। अभी तक इस हमले की आधिकारिक तौर पर किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन कहा जा रहा है कि मणिपुर की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने इसे अंजाम दिया है। इस आतंकी संगठन का जन्म 1978 में हुआ था और तभी से ये कई मौक़ों पर ऐसे हमले कर चुका है, लेकिन शनिवार को हुए इस हमले को अब तक का सबसे घातक और अटैक माना जा रहा है। और एएनबी न्यूज़ अपने इस खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म के जरिए इस शहादत को नमन करता है। सुरक्षा बलों तो मणिपुर में सुरक्षा बलों पर उग्रवादियों ने बड़ा हमला किया है। चुराचांदपुर जिले के सिंघाट अनुमंडल में हुए हमले में 46 असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर और उनकी पत्नी व बच्चे समेत 7 की शहादत हुई है। इस हमले पर आ रही प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाते हैं। अनफॉर्चुनेट है कि कमांडिंग ऑफिसर की कॉन्वॉय एम्बुश्ड हुई और कमांडिंग ऑफिसर भी मारा गया, उनके वाइफ भी मारा गया, उनके बेटा भी मारा गया और मेरे ख्याल में 7 एक आधा असम राइफल्स के जवान भी मारे गए हैं। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। मगर अगर आप देखें इंसर्जेंसीज की स्टेटस जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, मेरे ख्याल में मणिपुर में अभी जो है जो उथल मचल है वो जरा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अदर स्टेट्स। बाकी कंप्लीट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें तो मेरे इस महीने में, नॉट इस महीने में, अगस्त तक के महीने तक जहाँ तक स्टेटिस्टिक्स है बहुत 29 इंसर्जेंट्स मारे गए हैं। मगर मणिपुर इटसेल्फ में उसी 29 में से करीब 13 मारे गए हैं। सो ऑब्वियसली मणिपुर में थोड़ा इंसर्जेंसी का फैलाव ज़्यादा है और यहाँ पे जो स्प्लिंटर ग्रुप्स है, अगर आपकी एग्रीमेंट मेन ग्रुप्स के साथ भी हो जाए, जो स्प्लिंटर ग्रुप्स है वो कोशिश करते हैं अपने लिए थोड़ी बहुत और स्पेस बनाने के लिए। देखो, जहाँ तक नॉर्थ ईस्ट का ताल्लुक है, टेररिज्म बहुत बड़े पैमाने पर कंट्रोल हो चुकी है, लेकिन जब से गलवान में स्टैंड ऑफ हुआ, टेररिज्म फिर उठ के खड़ी हो रही है। इसको एड कर रहा है, अबेट कर रहा है, ट्रेन कर रहा है, फंड्स दे रहा है चाइना, और हर प्रकार से इसकी कंडेमनेशन हो रही है। एक आर्मी के कॉन्वॉय को हिट किया गया जिसमें कमांडिंग ऑफिसर, उनकी वाइफ और उनका बेटा मारा गया। 4 क्विक रिएक्शन टीम के जवान भी मारे गए। हमारी तरफ से काउंटर एक्शन चल रहा है। बड़ा लाजमी है कि कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिनों में ये जो परपेट्रेटर्स हैं इनको पता लगाया जाए और इनको ढेर किया जाए। अगर जब तक इनको हम ढेर नहीं करते तो वास्तव में देश जो है शांत नहीं रहेगा। इसलिए बड़ा लाजमी है कि बड़ा क्लियर मैसेज भेजा जाए साथ में चाइना को भी कि हम इस माफी के हादसों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखिए, ये जो मणिपुर के अंदर एक, मैं कहूँगा बहुत कायराना तरीके से ये NSCN के जो लोग हैं जो चाइना स्पॉन्सर्ड हैं, चाइना ट्रेंड हैं, चाइना से इनको हथियार भी मिलते हैं, और उन्होंने ये एक एम्बुश लगा के असम राइफल्स के कॉलम के ऊपर अटैक किया। और उसके अंदर हमारे जो एक कर्नल साहब और उनकी घरवाली और उनके बच्चा और 2 असम राइफल्स के जवान जो हैं वो वीरगति प्राप्त हुए। और ये बहुत ही कायराना एक तरीका था और इसके लिए चीन पूरा जिम्मेवार है, क्योंकि चीन जो है वो ना तो वो मैकमोहन लाइन को मानता है और ना ही वो अरुणाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का जो एक स्टेट है वो मानता है। और वो हमेशा शुरू से ही ये लगा हुआ है कि इस इलाके के अंदर अशांति हो। और हमने देखा है कि चीन जो है, ये जो रेबल्स जो हैं उनको ये पैसा, हथियार और ट्रेनिंग देता है। मणिपुर 7 सिस्टर्स में जिस तरह अलगाववादी गुट
हावी हैं और चीन से पोषित हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जवाब देने की बारी और चीन को समझाना आवश्यक कि जिस तरह अलगाव को 7 राज्यों में हावी किया जा रहा है, ये एक गंभीर चेतावनी कहीं, और इसका परिणाम जो लोग इसको शह दे रहे हैं उनको मिलना आवश्यक, क्योंकि जिस तरह आज ये शहादत हुई है, निश्चित रूप से एक सामर्थ्य, एक विश्वास और एक मजबूती जिस पर हमला हुआ है, क्योंकि हम मानते हैं कि अब देश इतना ताकतवर है, तो फिर जवाब इस बात का भी अपने आप से कि आखिर क्यों ये हमला और हमारे जवानों की शहादत और यहाँ तक कि उनके परिवार की शहादत अलगाववादी गुटों का ये कायराना वार, लेकिन हमारे जवानों के, सेना के और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ वीएन झा और रक्षा विशेषज्ञ लल्लन सिंह। आप दोनों का स्वागत एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद। वीएन झा जी, ये जिस तरह से अलगाववादी गुट लगातार अपनी कोशिशों में कामयाब होते हैं और कहीं फिर ये सोचना पड़ता है कि फ़र्क क्या आया है। 20 साल पहले भी ऐसा था, 10 साल पहले भी ऐसा था, 30 साल पहले भी ऐसा था, तो फिर आज और कल में फ़र्क क्या आया है? अपने चैनल पे बुलाने के लिए, और मैं तो बड़ी दो टूक शब्द रखूंगा। देखिए, इस तरह की जो वारदातें होती हैं उसमें जो भी सैनिक हताहत होते हैं, और इस केस में जैसे विप्लव जी और उनके पूरी परिवार और 4 सैनिक मारे गए हैं, तो सबसे पहले तो मेरी श्रद्धांजलि उस परिवार के साथ है और सारे दिवंगत जो जवान हैं उसके लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि जैसे आपने पूछा कि आखिर ये हो क्यों रहा है, देखिए ये जो भी वारदात हुई है ये 2 साल 2.5 साल के बाद एक ऐसा मौका आया हुआ है कि जबकि सेना एक सख्ते में आई हुई है। चीजें बदली थी और काफी बदली हुई है। अगर आप 2017 से 2018 से पहले जाइए तो इस तरह की वारदातें जो थी वो आम थी। अभी ये वारदात जो 2 साल 2.5 साल के बाद हुआ है, इसमें कहीं न कहीं जो एक मिलिट्री इंटेलिजेंस होती है, खास करके जो पैरामिलिट्री यहाँ पे हैं, आसाम राइफल्स और बाकी जो ग्रुप्स वहाँ पे हैं, इनकी अपनी एक इंटेलिजेंस विंग है, इसमें कहीं न कहीं चूक हुई। क्योंकि पूरी परिवार विप्लव जी की एक गाड़ी में आ रहे थे, और अगर उस गाड़ी पे इतनी कायराना आत्मघाती हमला होता है, आत्मघाती भी नहीं कह सकते हैं, एक कंक्रीट हमला होता है जिसमें कि सारे लोग मारे जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि इसका जो सूत्र है वो उस एरिया में जो भी ग्रुप एक्टिव हैं वो काफी दिनों से कर रही होगी, और क्योंकि ये गांव के पास हुआ है तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि उस गांव के लोगों को इसका भास ना हो, इसका आभास ना हो, और पुलिस को इसकी भनक न हो, ये तो बिल्कुल विश्वास करने वाली चीज नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो वहाँ की पुलिस भी काफी सशक्त है, तो ऑब्वियसली कहीं न कहीं चूक हुई है। और ये जितने भी ग्रुप हैं, लगभग 7-8 ग्रुप हैं जो कि जो इंसर्जेंट ग्रुप है वहाँ पे मणिपुर में, और जो कि अपनी जो कैंप है उठा के वो म्यांमार में जाते हैं, और जब वहाँ पे उनके ऊपर में हिट पड़ती है तो फिर इधर आ जाते हैं। तो इनके ग्रुप में से कुछ लोगों ने, जैसे आपने अभी सजेस्ट किया कि पीएलए शायद हो सकता है इसमें, तो इसमें पीएलए हो सकता है, इसमें जो उनका पंचायत ऑप्शन है वो हो सकता है, इसमें उनका जो मता सेक्शन है वो भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जब तक कि पूरी इंटेलिजेंस ना आए ये कोई भी हो सकते हैं। और याद रखिए कि इन सारे ग्रुप के ऊपर में म्यांमार आर्मी जो है उनका हिट है,
वो चाहते हैं कि ये यहाँ से ऑपरेट ना करे, और वहाँ से अगर ऑपरेट करे तो उनको पूरी कीमत चुकाया जाए, और वो कीमत इतनी बड़ी है कि ये छोटे छोटे साथियों से पे नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कहीं न कहीं एक जो जो जी। जो तंत्र चला रहा था बिल्कुल। गठबंधन का, एक इंफॉर्मेशन का, उस पर चूक हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। शहादत को एक बार फिर सलाम, बार बार सलाम। लल्लन सिंह जी, जिस तरह से म्यांमार के जनरल भारत आते हैं, म्यांमार में तख्ता पलट होता है, आंग सान सू की जिसको हम दशकों तक जिसका समर्थन करते रहे, लेकिन जब वो वहाँ पर प्रभावशाली भूमिका में आती हैं तो वो चीन से समझौता कर लेती हैं, और उसके बाद वहाँ से आ रहे शरणार्थियों को हम रोकते हैं, तो इस तरह के परिणाम हमें देखने पड़ते हैं। क्या ये हमारी कूटनीतिक विफलता नहीं है इस समय? देखिए, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ पहले कि जो झा साहब ने बताया, तो पहली एक सबसे बड़ी कहीं ना कहीं चूक उन्होंने सही बताया। और उसके बाद मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो चूड़ाचांदपुर में एक इंसिडेंट हुआ है, वो इलाका इम्फाल से करीब 42 और 45 किलोमीटर के बीच में है, और एक ही रास्ता है जो इम्फाल से चूड़ाचांदपुर की तरफ आता है। गृह मंत्रालय के अंडर में असम राइफल्स, जिसकी पूरी नौकरी उनके यूनिट किसी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में होती है, और जो इनके ऑफिसर्स होते हैं ये इंडियन आर्मी से डिप्यूटेड होते हैं। बहुत सुखद बात है कि जब कमांडिंग ऑफिसर जनरल बिस्वा त्रिपाठी अपनी फैमिली के साथ, मैं ये नहीं कह सकता जो विजिट से आ रहे थे या कहीं से वापसी एयरपोर्ट से आ रहे थे, लेकिन इतनी बात जरूर मैं एज ए बीएसएफ रिटायर्ड ऑफिसर बता सकता हूँ कि पूरी इंफॉर्मेशन ठीक हो गई, जिसको उग्रवादियों को और ये इंसर्जेंसी जो 70 से लेके 80 तक वहाँ जोरों पे था, जो लगभग समाप्त हो गया था, बीच बीच में जो आपने बताया कि कूटनीतिक और राजनीतिक और सामरिक और शासन में परिवर्तन, ये मामला और इसके पीछे अगर आप सोचेंगे और गैर इसकी जानकारी लेंगे तो चीन भी इसमें इन्वॉल्व मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो चूड़ाचांदपुर में इंसिडेंट हुआ सीकर में, ये इंफॉर्मेशन लीक हो गया, और इंफॉर्मेशन अगर लीक हुआ तो कहीं ना कहीं ये कैजुअल अप्रोच था। एक प्लानिंग ऑफिसर जब करता है तो सिक्योरिटी होती है रियर और फ्रंट के अंदर, ये कैसे हुआ, ये बहुत सोचने की है। बहुत दुख की बात है, इस शहादत 7 जवानों की भी, उनके परिवारों की भी हुई है, जो बहुत ही दुखद है। और जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जिसको बोलते हैं, ये एक ऐसा संगठन है जो हर वक्त टूटता है और चोरी छुपे दुर्गम कठिन रास्तों में घात लगाकर, चाहे वो डेली लाइट हो और चाहे ऐसी एम्बुश हो, वो कार्रवाई करता है। और ये भी ऐसी एम्बुश घात लगाकर हुआ, और इसके ऊपर केस स्टडी भी होगा और एक विकल्प भी है। लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि मोरे और चूड़ाचांदपुर का पूरा इलाका और भी कुछ मणिपुर के इम्फाल से सटे हुए इलाके हैं, जहाँ कई तरह के उग्रवाद संगठन काम कर रहे हैं। लोग भारत सरकार और भारत सरकार के बेनिफिट पूरी ले रहे हैं, लेकिन उनकी जो सोच है वो कहीं न कहीं हमारे मामले से। और अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर इसकी पूरी अंदर गहराई में जाएंगे तो ये चीन का भी इसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि आज का इंफॉर्मेशन है कि 50 सैनिक चीन के सीओपी के अंदर सर्वे कर रहे हैं। और आपने आज देखा, कंफर्म हुआ है कि बारामूला और पुलवामा में कम से कम 11 आतंकवादी लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के अंदर आ चुके हैं। ये सटीक इंफॉर्मेशन मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईबी का है। और आप देखिए, आज एक अच्छी ऑपरेशन हुई, नक्सलवाद को 26 नक्सलियों को आज महाराष्ट्र में अर्ली मॉर्निंग से जो ऑपरेशन चला उसमें मार गिराया गया। तो हालात पूरी तरह से आंतरिक सुरक्षा के ऊपर भारत को दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, जिसमें चीन, पाकिस्तान और मामिया और इसमें तुर्की जैसे देशों का, और अब तो तालिबान भी अपने आप को कुछ न कुछ महसूस कराने की कोशिश कर रहा है। तो हमें अभी सतर्क
होना है और अपने वीरों को और इसका बदला ही नहीं लेना है। इसको पूरी तौर पे कानूनी तौर पे नष्ट करना निहायत जरूरी है। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी योगेश पांडे जुड़ चुके हैं। काफ़ी गंभीरता से ऐसे जो रिपोर्टिंग करते रहे हैं और काफ़ी लंबे समय का जिनका अनुभव है। योगेश पांडे, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आंग सान सू की का हम समर्थन करते हैं, उसके बाद जब वो वहाँ पर प्रभावशाली भूमिका में आती हैं, चुनाव होते हैं, तो वो चीन से हाथ मिला लेती हैं और उसके बाद मिंग ऑन्ग लाइंग जो कि जनरल हैं वहाँ के, वो भारत आते हैं डोकलाम विवाद में। उसके बाद हमारी सारी कूटनीतिक जो चर्चाएं जारी हैं, लेकिन जब इस तरह की विफलताएं सामने आती हैं तो क्या इसका मैसेज जाता है? त्रिपुरा में कहीं दंगे होते हैं, कहीं कोई आंतरिक विवाद होता है और अमरावती में दंगे होने लग जाते हैं, कर्फ्यू लगाना पड़ता है। ये चिंता का विषय नहीं है? बिल्कुल, देखिए त्रिशूल जी, अगर देखा जाए जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि और मणिपुर का खास तौर पर जिक्र किया जाए तो म्यांमार का सरहदी इलाका है, तो जिस तरीके से म्यांमार के लोगों का जिस तरीके से अगर आना, वो चाहे मणिपुर का जिक्र करें चाहे मिजोरम का जिक्र करें, जो ये वहाँ से लोग आते हैं, रोहिंग्या लोग आते हैं, अगर ये कहें कि रोटी और बेटी का जो ये रिश्ता बन रहा है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो म्यांमार में जो शासन है उसका अपने सरहदी इलाकों में कोई नियंत्रण नहीं है और इसका कहीं ना कहीं फायदा चीन उठाता है। अभी जिस तरीके से रक्षा विशेषज्ञ ललन सिंह जी कह रहे थे, बिल्कुल साफ तौर पर कहीं ना कहीं वो पीएलए के जरिए ये एक जो कायराना हरकत किया है, ये कहीं ना कहीं चीन के इसमें पीछे कोई बड़ा हाथ हो सकता है। क्योंकि पिछले 3 दिनों पहले अगर रिपोर्ट देखी जाए, जिस तरीके से जो ग्लोबल रिपोर्ट आई थी उसमें यह अंदेशा जताया गया था कि एलएसी पर कोई छुटपुट घटना हो सकती है। जाहिर तौर पर हम ये जानते हैं कि चीन की तरफ से जब भी कोई इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं और जो निशाना बनाया जाता है, जिस पर हम लोग अंदेशा लगाते हैं कि यहां पर घटनाएं घटित हो सकती हैं, बिल्कुल उसके उलट होती है। चीन उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करता है और जिस तरीके से 3 दिन पहले ये रिपोर्ट आई और 3 दिन बाद आज ये बड़ी घटना घटी है, इसमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं चीन का बड़ा हाथ हो सकता है। और ललन सिंह जी जिस तरीके से कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पीएलए के जरिए कहीं ना कहीं ये बड़ा निशाना बनाया गया है। और जिस तरीके से हम ये बता रहे हैं कि रोटी और बेटी का जो रिश्ता जोड़ा जाता है, वहां पर ये कहें कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के जो पूरे सारे स्टेट हैं, केवल मणिपुर या मिजोरम का ही जिक्र नहीं कर सकते हैं, वहां पर चीन की जो सप्लाई होती है अवैध हथियार और वहां पर पैसों की ही सप्लाई नहीं होती है, बल्कि तमाम सारे ऐसे स्मगलिंग जैसे तमाम सारे ऐसे चीजों की सप्लाई होती है, जिसको लेकर के चीन लगातार ये कोशिश करता रहता है कि इस तरीके की कायराना हरकत लगातार भारत में होती रहे। बिल्कुल वीएन झा जी, जिस तरह ये जो घटना आज सामने आई है और जिस तरह हमें शहादत देनी पड़ी है, हम बड़े एक लोकतंत्र है, बड़ा सशक्त और सामर्थ्य का हमारा दावा है, लेकिन जिस तरह पूर्वोत्तर सुलग रहा है और कहीं ना कहीं अलगाववादी जो गुट हैं वो हावी हो जाते हैं एकदम, और कहीं ना कहीं तो पता चलता होगा, जिस तरह योगेश पांडे बता रहे हैं कि 3 दिन पहले जो एक सूचना मिली थी उसके बाद इस तरह का ये घटना हो जाना और तमाम चीज़ें हम नज़र बनाए हुए हैं, उसके बाद भी लगातार चीन अपनी तमाम साजिशों में पूरी तरह कहीं ना कहीं प्रभावशाली हो जाता है, तो ये चिंता का विषय नहीं है? चंद्रशेखर जी, चीन का डायरेक्टली अभी हम नाम लें या ना लें, मैं थोड़ा सा इसमें केयरफुल रहूँगा कहने से, क्योंकि जब तक पूरी जो तथ्य सामने नहीं आती हैं आप चीन का नाम नहीं रखते हैं, क्योंकि ये जो 7-8 सब ग्रुप हैं, वैली बेस्ड जो वहाँ के इंसर्जेंट्स हैं, DPIG इनको बोलते हैं, ये सब तो हमारे ही लोग हैं, भारत के ही लोग हैं, इन्होंने इंसर्जेंसी पकड़ी हुई है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो म्यांमार में अरकन आर्मी के जो बहुत सारे ग्रुप हैं, कम से कम 3-4 ग्रुप हैं, उनको जरूर, उनके कुछ फैक्शंस को जरूर चीन का डायरेक्ट सहायता होता है कि वो म्यांमार आर्मी से लोहा ले, लेकिन अभी म्यांमार की स्थिति जो है काफी उल्टी पुल्टी है, क्योंकि जब से वहाँ पे सत्ता पलट हुई है उसके बाद से वहाँ पे बहुत सारे और भी ग्रुप आए हुए हैं जिनको सशक्त किया जा रहा है, और हमें ये कहने में कोई लेकिन हर्ज नहीं होगा, फंडिंग यहाँ तक कि जो मुझे आप 30 सेकंड और दीजिएगा, यहाँ तक कि वहाँ पे जो रिखाइन इस्लामिक फ्रंट थे वो भी अभी इसमें आ गए हैं, डायरेक्टली वो लोहा ले रहे हैं, वो डायरेक्टली वो अटैक कर रहे हैं म्यांमार आर्मी से। तो अभी वहाँ की स्थिति काफी कंफ्यूज है, लेकिन जब तक पूरी चीजें सामने में नहीं आती हैं, हमें ये मान के चलना होगा
कि जो भारत के जो वीवीआईपी बिल्कुल। हैं, जो अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, ये बदला तो ले लिया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि ऐसे घाव कब तक सहन करने पड़ेंगे जब हम एक कहीं ना कहीं एक बड़े विकास की ओर बढ़ रहे हैं, बड़े अपने कूटनीतिक सफलताओं की ओर बढ़ रहे हैं, विदेश नीति में हम कहीं आगे बढ़ रहे हैं बहुत, तब ऐसे घाव कब तक सहन करने पड़ेंगे? बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं त्रिशूल जी आप, जिस तरीके से कि अगर इस तरीके के घाव जो जिस तरीके से आज अगर विप्लव त्रिपाठी जी का जिक्र किया जाए तो बेहद जो ये घटना घटी है मणिपुर में बेहद कायराना घटना है। और जो घाव का जिक्र आपने किया कि तमाम सारी जगह भारत के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि केवल मणिपुर ही नहीं, वो चाहे पोक का जिक्र करें या गलवान घाटी का जिक्र करें, तमाम सारी ऐसी जगह हैं जहां पर भारत के लिए बड़ी चुनौती है। तो भारत के लिए मुझे लगता है ये हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हैं, वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि भारत इसको कैसे ये तय कर पाए कि हमारे लिए प्रायोरिटी कौन है, कौन सी जगह पर। और अगर वर्तमान घटनाओं का जिस तरीके से हो रहा है उसका जिक्र करें तो हमारे जवानों के अंदर ऐसा नहीं है कि बदला लेने में वो कहीं पीछे हटेंगे। वो जाहिर तौर पर वो चाहें तो वर्तमान समय में बिल्कुल उनका जो ब्लड होता है वो खौलता हुआ होता है, और जिस तरीके से उनके हथियार उनके हाथों में होता है वो किसी को डराने के लिए नहीं होता, किसी को खौफ करने के लिए नहीं होता है, वो केवल अपनी रक्षा करने के लिए, अपनी सरहद की रक्षा करने के लिए, अपने देशवासियों की रक्षा के लिए उनके हाथों में वो हथियार होते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये जो कायराना हरकतें घटती हैं, जिस तरीके से पीछे से वार किया जाता है, अगर दुश्मन सामने से आता है, दुश्मन बता करके आए कि नहीं वास्तव में हमें इस समय आपका सामना करना है, आप मेरा सामना करिए, तो हमारे जवानों के बाजुओं में इतनी ताकत है कि उन्हें नेस्तनाबूद तुरंत कर देंगे। लेकिन जो इस तरीके की कायराना घटनाएं होती हैं वो बेहद निंदनीय है। मुझे लगता है कि रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं, वो लोग इस पर ज्यादा विस्तार से बता सकते हैं कि किस तरीके से भारत ये तय कर पाए कि हमारे लिए प्रायोरिटी कौन सी जगह पर है, क्योंकि बेहद चुनौतियां हैं तमाम सारे अलग अलग क्षेत्रों में। बिल्कुल बिल्कुल योगेश पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लल्लन सिंह जी, जो सबसे बड़ी बात यह है कि पीछे से वार कब तक? मैं आपको एक पक्का बताना चाहता हूँ कि भारत की मुश्किलों को साफ चीन जो है बढ़ाता नजर आ रहा है। अब आप देखिए, लद्दाख पूर्वी को छोड़ के अरुणाचल और अब वो हिमाचल की तरफ भी इस तरह की नापाक हरकतों में व्यस्त है, उसकी लेआउट हो रही है, उसके प्रोपेगेंडा वीडियो दिखाए जा रहे हैं और वो गाँव को बचाने की कोशिश में है। ये सभी चीजें क्या है? ये सब कुछ केवल आंतरिक और सारी सुरक्षा को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। अब दूसरी बात, हमारा जो पाकिस्तान है ये कोई हमारे सामने वजूद नहीं रखता, लेकिन ये वही काम कर रहा है जो कि कायर और कायर देश करता है। जब से इसका जंग हुआ तब से ये आज तक नापाक हरकतों में लगा हुआ है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर जरूरत पड़े, शाह साहब और लोग जो बैठे हैं बहुत काबिल लोग हैं, मगर मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि 1971 का एक बात इसको इतिहास याद दिलाना जरूरी है, अन्यथा हमेशा अप्रत्यक्ष रूप से चीन और कुछ देश ऐसे हैं जो भारत को दबाव में रखना चाहते हैं। भारत की जो हालात है अभी दुनिया में एक सम्मानजनक बन रही है, इस माहौल को खराब करना चाहते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि चीन ने जो अभी हाल में विस्तारवाद के लिए एक जो नियम बनाया है कि जहाँ मैं बैठा हूँ ये मेरा है, ये क्या है? दुनिया के कूटनीतिक, राजनीतिक और सामरिक रूप से डराने की कोशिश है। हालांकि वो ताइवान में फंसा हुआ है और जगहों फंसा हुआ है, लेकिन अब समय आ गया है कि पाकिस्तान और चीन ये हमारे ऐसे दुश्मन हैं जो बीच में नेपाल, बीच में बांग्लादेश कट्टरवाद के नाम पर कुछ न कुछ हरकत कर रहे हैं। आपने एक चीज बताया, त्रिपुरा का आग महाराष्ट्र में फैल गया, क्यों? मैं आंतरिक सुरक्षा का 20-25 साल तो जरूर काम किए होंगे। मैं ये दुखद स्थिति को देख के समझ रहा हूँ कि हमारे देश में बाहरी दुश्मन तो नहीं है, हमारे अंदर भी जो सियासतदान है उनको सोचना चाहिए कि क्या त्रिपुरा में जो हो रहा है उसका रिएक्शन
क्या न्यूटन का ठंडा आप महाराष्ट्र में करोगे? नहीं, आप पहले पता करो त्रिपुरा में क्या हुआ। सेना मतलब बेवजह महाराष्ट्र में आज जो आफत मचा हुआ है, ये देश को कमजोर करता है। हमारी जो अर्धसैनिक बल है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिसको आज बाहरी सुरक्षा के लिए लगाना है बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स, वो आज आंतरिक सुरक्षा में लपेटे के अंदर में है। ये सभी चीजें हमारे भारत के लिए दुखद हैं, तो सभी को सोचना पड़ेगा, नेताओं को सोचना। बिल्कुल ललन सिंह जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयंत माइनकर जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है एएनबी न्यूज़ पर। जयंत माइनकर जी, पीछे से वार कब तक, सबसे बड़ी बात ये, और इस तरह की शहादतें हमें कब तक देनी होंगी, और पूर्वोत्तर में जिस तरह अलगाववादी गुट लगातार कई दशकों से हावी हैं और अपने होने का सबूत देते हैं, तो ये कब रुकेगा? एक तो मैं पहली बात तो ये पूरे नॉर्थ ईस्ट के बारे में मेरा ये कहना है जी कि मोदी गवर्नमेंट हैज कंप्लीटली फेल्ड इन टैकलिंग नॉर्थ ईस्ट। ये पहली बात नहीं है, पिछले साल भी अपने 20 जवान भी मर गए थे। उस वक्त भी हमने क्या किया था, तो क्या वो शी जिनपिंग को लेके अहमदाबाद में उनके साथ झूले पे बैठे थे? तो जो चीन के ऊपर हम बीजेपी के लोग और सरकार हरदम बोलते रहते कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, मेरा ये मानना है कि मोदी गवर्नमेंट चीन की पॉलिसी में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और ये तो खुली बात है कि जो नॉर्थ ईस्ट के अलगाववादी छोटे मोटे जो भी कोई ग्रुप होंगे उनको चाइना मेनली सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान भी सपोर्ट करेगा, ये तो खुली बात है, उसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती वो, और उसके ऊपर हमने कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जो सरकार में फिर से उसी एक ही सेंटेंस को बोल रहा हूँ, पिछले साल की बात है, कर्नल से लेके हमारे 20 जवान मारे गए थे। ये चाइना 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 हम करके हम भारतीयों को इमोशनल एक प्रकार उनको इमोशंस बढ़ाते, ये करने के बजाय भैया आपने क्या किया, इस एनडीए इस बीजेपी सरकार ने क्या किया, मोदी सरकार ने क्या किया, इसके बारे में जवाब नहीं देंगे। 20 जवान मारे गए, इसके बारे में जवाब नहीं देंगे, बोलेंगे चाइना ने किया और भारतीयों आप ऐसा करो, अलगाववादी वगैरह वगैरह। महाराष्ट्र में जो प्रॉब्लम है उसका त्रिपुरा के प्रॉब्लम से कोई संबंध नहीं है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, मैं मुंबई में बैठा हूँ, एसटी के वर्कर्स अगर कहीं आए अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए कुछ स्ट्राइक पे है, उसका संबंध अगर आप त्रिपुरा के अलगाववादियों से जोड़ेंगे तो ये बहुत गलत बात है। एक सेंटेंस में फिर से दोहराऊंगा कि वी नीड टू रिव्यू द नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी अगेन and we should stick back to the northeastern policy adopted by Congress government। बीजेपी सरकार इस मामले में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जी वीएन झा साहब, ये जो बात जयंत मानकर ने कही है, अब मैं इसका जवाब आपसे चाहूँगा, क्योंकि आप बेहतरीन तरीके से समझते हैं पूरा देश की जो सामरिक स्थिति है, राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, तो गंभीरता से आप समझते हैं, आपसे जवाब की उम्मीद करते हैं। देखिए, जयंत जी ने तो बीजेपी, कांग्रेस और शिवसेना और बाकी सब चीज़ों को एक साथ में लपेट लिया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि महाराष्ट्र में अभी सुधा के नाम पे जो हो रहा है वो शायद किसी का सैलरी बढ़ाने के लिए, किसी और एक मिनट मुझे खत्म करने दीजिए, इसके बाद बोल लीजिएगा कि वो हो रहा है। देखिए, मैं राजनीतिक चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं एज ग्रुप कैप्टन मैं कश्मीर में 3.5 साल तक रह चुका हूँ इन हालातों में, और वहाँ पे हमने देखा है कि सभी मिलिट्री का एक तरीका होता है ऑपरेट करने का, जिसमें कि मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है वो अहम भूमिका निभाती है। ललन जी हम जानते होंगे बीएसएफ में है कि जब भी सीओ का काफिला जाता है तो उसके आगे पीछे जवान होते हैं, और काफिला से पहले जो इंटायर रूट है, इंटायर रूट का इंटेलिजेंस रिव्यू होता है। उनके जाने से 1 दिन या 2 दिन पहले एक एस्कॉर्ट टीम जाती है जो कि हर जगह में इंटेलिजेंस का खबर लेती है। तो मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक तरीका होता है जो है हमारी, ये अनफॉर्चुनेट है, मैं डिफेंस सर्विस में रह चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे 7 इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, जो भी इंटेलिजेंस खबर होती है वो 7 जगहों में जाती हैं, और 7वें जगह से पहले जगह से कब आए और कैसे आए वही स्थापना होती थी।
इसमें मैं सराहना करता हूँ अभी आप आज की सरकार का, जिन्होंने इसको काफी शॉर्टकट लेके एक दूसरे को मिलाया हुआ है और आज के दिन में इंटेलिजेंस की काफी जो है वो कॉपरेशन है, लेकिन अभी भी कमी है, क्योंकि ये जो दशकों से चली आ रही है इंटेलिजेंस की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था हर ग्रुप में है। ललन जी आपको बताएंगे कि नॉर्थ ईस्ट में तो कम से कम 47 इंसर्जेंट ग्रुप हैं, चाहे वो मणिपुर का हो, मिजोरम का हो, नागालैंड का हो या त्रिपुरा का हो। त्रिपुरा में अभी भी कम्युनिस्ट बैठे हुए हैं, वहां पे अब भी बैठे हुए हैं। तो ये सारे लोग आपको आहत कर रहे हैं पिछले 40 साल से, 50 साल से, और उसमें आके पिछले 2 साल में हमने देखा है कि सिर्फ एक वारदात हुई थी, जबकि वो जो सर्जिकल स्ट्राइक एक हुआ था म्यांमार के अंदर में, उस बात से काफी सारे ग्रुप जो थे वो सक्रिय में आए थे, म्यांमार से उनके ऊपर में हीट पड़ा था। तो ये काफी एक तरह से संतुलन की स्थिति में था। अभी ये एक अचानक चीज हुई है जिसमें कोई दोबारा दो राय नहीं है कि इसमें कहीं न कहीं इंटेलिजेंस फेल हुई है। और अगर हमारे जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं वो मोदी जी को दोष देना चाहे हैं, वो किसी को दोष देना चाहे वो वेलकम है, लेकिन मोदी जी वहाँ काम नहीं करते हैं। अभी वहाँ पे कोई एक्टिवेशन नहीं है, इसीलिए वहाँ की जितनी सिक्योरिटी है सब कुछ वहाँ पे आसाम राइफल्स के अंदर में और जो बाकी रणनीति वहाँ पे है हाथ में है। वीएन झा साहब जयंत माइंडकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। देश का नेता जो भी होता है, जो भी अच्छाइयाँ होती है, जो भी बुराइयाँ होती है, सभी का फल तो उसी को जाता है। इस प्रकार से किसी एक चैनल के एंकर ने एक ऐसा कहा था, मुझे नाम भी याद है लेकिन मैं बोलना नहीं चाहूंगा वो नाम, एक कि भैया अगर वो मिलिट्री के जवान मर गए तो उसमें मोदी का क्या दोष है, वो तो उनकी गलती है। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत गलत स्टेटमेंट है। पॉलिसी नरेंद्र मोदी की है और पॉलिसी की गलती है। हम तो रिस्पॉन्सिबल नरेंद्र मोदी को ही ठहराएंगे। जैसे आप ग्रुप कैप्टन जी, ऑनरेबल ग्रुप कैप्टन, आपने ऐसा बोल दिया कि गत 40-50 साल से गलतियां हैं। कश्मीर में 370 हटाने के बाद भी ब्लास्ट हो रहे हैं, वहां टेररिज्म। फिर आप बोलेंगे कि ये तो पहले से है। अरे आप तो 7 साल की फिगर बताइए। आप 7 साल के बारे में बोलते नहीं, आप सीधा पूरा कांग्रेस के ऊपर बोल देते, कांग्रेस के 60 साल के शासन के ऊपर बोल देते। अभी अच्छे कर रहे, क्या अच्छे कर रहे हैं वो बोलते नहीं, बोलते अगर गलतियां हैं तो पिछली है। यानी हमने आपको पूछना ही नहीं, बस आप जो है, आप है यानी मोदी है, इसके लिए सब कुछ है। मोदी नहीं तो मुमकिन नहीं वगैरह ये सब बातें। बिल्कुल ललन सिंह जी आपका जवाब लेंगे से पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। ललन सिंह जी, सवाल बार बार घूम के वहीं आता है कि जो आज शहादत हुई है उन्हें नियति के क्रूर हाथों ने नहीं छीना है, अलगाववादियों ने छीना है और बदला ले लिया जाएगा, निश्चित रूप से बदला पूरा होगा। लेकिन सवाल वही उठता है कि ये पीछे से वार आखिर क्यों हो जाता है। आज जयंत माइंडकर जो कह रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें संवेदना भी है, पीड़ा भी है, मर्म भी है। आज रायपुर में जाके पूछेंगे, उस घर के आसपास जाके पूछेंगे कि ये शहादत कैसे हुई, तो उनका भी एक गुस्सा होगा कि शहादत हुई है तो बदला होना चाहिए, लेकिन ये हुआ क्यों, सवाल ये भी खड़ा होता है। गुस्सा हमें भी आता है जब एक कमांडेंट शहादत हो और ग्रुप कैप्टन साहब बैठे हैं, उनको भी दुख होता होगा। लेकिन सवाल है कि हमें अब सोचना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आतंकियों के बाद इसको ऑक्सीजन देने वाले कौन है? हमारी भारत सरकार। मैं किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं हूँ, आज बहुत बहुत अपेक्षाकृत बेहतर काम कर रही है। मैं इस दावे को इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें 90 का दशक भी याद है और 80 का उग्रवाद भी याद है। 500 कदम चल नहीं सकते थे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमें वो भी याद है कि मिजोरम और मणिपुर में हम इम्फाल से पूरा कानपुर अपने
सब डिवीजन सेंटर को आने के लिए रोड ओपनिंग और रोड प्रोटेक्शन 24 घंटे चलने लगने के बाद रियर और फ्रंट पूरी बंदोबस्त के साथ मूव करते थे। जैसा ग्रुप कैप्टन साहब ने बताया कि अगर कोई कमांडिंग ऑफिसर चलता है तो उसकी पूरी मिलिट्री इंटेलिजेंस और रोड ओपनिंग और कॉन्वॉय प्रोटेक्शन बेहतर ढंग से सुसज्जित की जाती है। मैं कॉन्वॉय कमांडर 100-150 गाड़ियों का आज से 20 साल पहले जम्मू से श्रीनगर का भी रहा हूँ एज ए ऑफिसर। मुझे पता है कि बंदोबस्त कितनी तगड़ी होती है, लेकिन हादसा हो जाता है। मैं किसी सरकार के बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ लोकल कमांडरों की भूल हो गई या हमने कुछ छोटी सी कैजुअलनेस कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं। जब काम करते हैं तो गलतियां होती हैं। जैसे अमित शाह ने उन्होंने बोला घाटी में जाकर, हम नहीं चाहते कि कोई प्रवासी या कोई भी अल्पसंख्यक को टारगेट के लिए किया जाए। मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब ड्रोन से उनके नजदीक जाकर कुछ घाटी के अंदर चौकस भी करना शुरू हो चुका है। मैं बोलता हूँ गलतियों से सुधार होती है, लेकिन ये जो पूरा चांद तुमने हुआ ये बहुत बहुत खतरनाक है। जैसा ग्रुप कैप्टन साहब ने बताया, बहुत छोटे छोटे 5-5 छह की चोरियों में वहाँ पे ग्रुपेश करती है। 90% को BSF CRPF ने उनको ऑब्जर्व कर लिया गया था। नागालैंड में 2 बटालियन BSF में इनको पूरे लोगों को ट्रेनिंग और इनको बंदोबस्त किया गया था, लेकिन अगर ये फिर से खड़े हो रहे हैं तो इसका एक कारण है आतंकवाद और उग्रवाद को ऑक्सीजन चीन और पाकिस्तान की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन भारत सरकार अपेक्षाकृत अभी बेहतर स्थिति में है और हमें भी चौकस होना पड़ेगा, चाहे हम सेवा में हो या रिटायर्ड हो। लेकिन जागरूकता केवल फोर्स में नहीं, नेताओं में होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है लालन सिंह जी कि जवाब कैसे दिया जाए और कितना दमदारी से दिया जाए कि दुश्मन धराशायी हो जाए और उसको समझ में आ जाए कि भारत एक ताकतवर देश है और उसके सामने खड़ा होना बहुत चुनौतीपूर्ण है। जयंत मानकर जी, ये जो घाव लगते हैं पीठ पर, ये जो सीने पर घाव लगते हैं और यदा कदा येन केन प्रकारेण हमें कहीं अपने आप को देखना पड़ता है, तो ये बदला तो सब ले लिया जाएगा, लेकिन आज रायपुर के उस मोहल्ले में जाके पूछा जाएगा कि हम एक सामर्थ्यशाली देश हैं तो ऐसा क्यों हो जाता है, तो उनकी प्रतिक्रिया होगी कि ये गलत हुआ। लेकिन गलत क्यों हो रहा है, वो रुक क्यों नहीं रहा है, सवाल फिर खड़ा होता है। आपने मुझे पूछा है जी? नहीं, मुझे सुना ही नहीं दिया, फिर से जरा बोलेंगे। जयंत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमला इस तरह पीठ पर कर दिया जाता है और हम एक सामर्थ्यशाली एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां भारत का आज सम्मान और साहस बढ़ रहा है, फिर चिंता होती है। आपने बोला कि चाइना दूसरे जो पार्टिसिपेंट है उन्होंने भी बोला कि चाइना और पाकिस्तान का इसमें हाथ है। मैं इस बात को मानता हूँ और चाइना का अरुणाचल से लेके कई जगहों पर दावा रहता है, तो इसको टैकल अभी ये बदला वगैरह है, हाँ ठीक है कर लेना चाहिए, वो भी करो, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा फिर से मानना ये है कि ये जो पॉलिसी दिख रही है कि जो पिछले साल से जो मुझे दिख रही है, जब से 20 अपने इंडियन सोल्जर्स मारे गए, तब से जो पॉलिसी दिख रही है वो किसी भी हद तक चाइना को अरुणाचल के बारे में या जो भी उनके क्लेम है उनके बारे में पीछे खदेड़ने की बात नहीं हो रही है। अभी मीडिया में एक रिपोर्ट आ रहा है कि वहां अरुणाचल में चाइना ने एक विलेज तक बना लिया जी। अब ये बताइए, यहाँ बोला जाता है कि वो पिछली पॉलिसी खराब थी, पिछली पॉलिसी बार बार खराब थी। बात ये है कि इसी पिछली पॉलिसी के दौरान सिक्किम जैसा एक इंडिपेंडेंट वो भारत में शामिल किया गया था। अब ये भी कुछ चीजें हो चुकी है। अरुणाचल, वहां हमने ऐसा क्या कर दिया है उन्होंने, चाइना ने, जिसके बारे में ऑफिशियल नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अरे 20 लोग मर गए, कुछ भी नहीं हुआ। विलेज बना लिया, कुछ भी नहीं हुआ। और फिर बोलते राष्ट्रवाद के लिए मिजोरम के अलगाववादियों से लड़े। इट्स अटर फेल्यूर ऑन द पार्ट ऑफ सेंट्रल
विलेज चाइना बना रहा है उसको टैकल नहीं कर पा रहे, अपने जवानों को टैकल नहीं कर पा रहे, अलगाववादियों को उनका आर्म्स एंड एमिनेशन मिल रहे वो टैकल नहीं कर पा रहे। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखिए टेररिज्म जो फ्लरिश होता है, दोनों मिलिट्री वाले बैठे हैं और सेमी जो भी कोई है वो जानते हैं कि अलगाववाद जो फैलता है वहां अगर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन कम हो जाए तो वो फैलता है। 7 साल में पहले किया कि नहीं किया मेरे को पता नहीं, लेकिन 7 साल में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्यों नहीं बढ़ाया बिल्कुल गया? बिल्कुल वीएन झा साहब आपका जवाब लेंगे, इससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले हम चलते हैं वीएन झा साहब के पास। झा साहब आप कुछ कहने वाले थे, लेकिन एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि जब भी ऐसे हादसे होते हैं तो पूरा देश ये सोचने लगता है कि ऐसा क्यों। कहीं ना कहीं एक विश्लेषण और एक बदला और एक प्रतिशोध मन में जागृत होता है ऐसे समय में। जी चंद्रशेखर जी, आप अंदाज लगाइए, आप अभी स्टूडियो में बैठे हुए हैं जी, आपके स्टूडियो में एक आदमी आता है, वो अपनी वेस्ट जो है वो आत्मघाती बॉम्ब लगा हुआ है उसको ब्लास्ट करता है। आपके जो सुरक्षा लोग जो हैं उनको चेक किया था, उन्होंने कुछ नहीं पाया, अंदर में आया ब्लास्ट कर दिया। देखिए टेररिज्म एक ऐसा फेस है, इंसर्जेंसी एक ऐसा फेस है जिसको आप नहीं जानते हैं, जो वहाँ के लोगों में घुला मिला है। अब इसमें ये 47 जो ग्रुप हैं नॉर्थ ईस्ट में, इनके परिवार वाले वहीं पे नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, इनका घर वहाँ पे है, इनके संबंधी वहाँ पे हैं। आके जब वो यहाँ से इनसे मिलते हैं तो उनके बीच में घुल जाते हैं और उनका कोई चेहरा नहीं होता है। जयंत कहते ना कि आप क्या कर रहे हो, उसको क्यों नहीं मार देते? अरे जब उसका कोई चेहरा है तब तो उसको मारो आप, ये आपके अपने ही आदमी है, कल को आप मारोगे यही जयंत जी आपको पूछेंगे कि आपने अपने आदमी को क्यों मार दिया। ये जो टेररिज्म है, ये जो इंसर्जेंसी है, ये जो छद्म युद्ध है, इसका कोई चेहरा नहीं होता है। और इसी में जो हमारी नीति होती है, सेना की नीति होती है, आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट में भी सेना नहीं है, वहाँ पे चाहे बीएसएफ हो चाहे असम राइफल्स हो, ये सब वहाँ पे सारी चीजें देख रहे हैं। वहाँ पे एक्चुअल मिलिट्री बहुत कम है वहाँ पे, क्योंकि जब से ये वहाँ पे सर्जिकल ऑपरेशन हुआ था म्यांमार के बॉर्डर से, उसके बाद से ये चीजें बहुत कम हो गई थी। और क्योंकि एलएसी एक्टिवेट हो गया था तो इसलिए वहां से सेना को रीलोकेट किया गया था। ये सारी चीजें नियंत्रण में थी। मैंने पहले भी कहा था, ललन जी भी आपको याद दिला रहे हैं क्योंकि वो बीएसएफ में कमांडेंट रह चुके हैं, और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि कहीं न कहीं जरूर इंटेलिजेंस से फेल हुई है। लेकिन ये इंटेलिजेंस, जैसे आप कह रहे हैं कि मैं श्रीनगर की आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी छोटी सी वाक़या बताता हूँ। एक बार हमारी छोटी सी टुकड़ी जा रही थी आर्मी के साथ में, श्रीनगर से यहाँ पे पहलगाम जा रही थी। हमें पता था, हमें ऑपरेशन का पता था कि एब्सोल्युटली वहाँ पे क्लियर है, सब कुछ आरोपी क्लियर कर दिया, वहाँ पे इंटेलिजेंस थी, उन्होंने हमें खबर कर दिया कि सब कुछ क्लियर है। हम जा रहे थे, रास्ते में हमें एक गांव मिला जहाँ पे कि एक चिड़िया भी नहीं थी जी। हमारे जो एक फ्लाइंग ऑफिसर था, उसका जो इंचार्ज था, वो कहता है कि सर दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, ये यहाँ पे एक ही चिड़िया को नहीं देख रहा हूँ। हमने हमारी वहाँ पे कॉन्वॉय रुकी, हमने एक घर की तलाशी ली, एक भी आदमी नहीं था वहाँ पे। मतलब एम्बुश जो था वो पूरा प्लान था। तो इस तरह की जो इंटेलिजेंस होती थी, लोगों को ये पहला दिमाग में रखना पड़ता है कि ये ऐसा एरिया है जो कि मिलिटेंट इंफेस्टेड है और वहाँ का अप्रोच अलग होता है। और जो एरिया जिससे आप जानते हैं कि आपको रेगुलर इंटेलिजेंस मिलती रहती है कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ का और है। एक और किया रखिए, ये जो मणिपुर का एरिया है, ये थोड़ा सा रेडिकल ग्रुप है, एक क्रिश्चियन रेडिकल ग्रुप, 3 क्रिश्चियन रेडिकल ग्रुप है वहाँ पे, वो वहाँ पे वो सक्रिय हैं। तो ये उन लोगों के हाथ में है, उनको हवा पानी भी वहाँ से थोड़ी सी मिलती है, लेकिन डायरेक्टली चीन को वहाँ पे ले जाना या डायरेक्टली पाकिस्तान को वहाँ पे ले जाना इनडायरेक्टली हाथ होगा। मैं डिनाई नहीं करता हूँ, ना मुझे डिनाई करने के लिए मेरे पास में कुछ है, ना उसको एक्सेप्ट करने के लिए कुछ है, होगा जरूर होगा। लेकिन अभी डायरेक्टली रूप से ये हमारे अपने इंसर्जेंट हैं,
हमें इनकी खबर लेनी होगी, क्योंकि जब से ये समझौते हुए कुछ एक इंसर्जेंट ग्रुप से, तब से बहुत सारे ग्रुप, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, 1982 में मैं एक बार, मुझे और एक मिनट दीजिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ मैं गुवाहाटी गया था, मैं छब्बा जा रहा था हाशिमारा से गुवाहाटी गया, वहां से एरोप्लेन से गया और वहां से मैंने रात में एक टैक्सी ले ली, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे जो फ्लाइंग का जो ऑपरेशन कुछ था उसके लिए मुझे छब्बा पहुंचना था। तो मैं छब्बा चला गया रातों रात, और मुझे सुबह में सबसे पहले वहां के एयर ऑफिसर कमांडिंग ने अपने ऑफिस में तलब किया, मुझे वहां पे समन किया गया कि व्हाई डिड यू कम बाय सिविल। मतलब 1982 में उन पूरे नॉर्थ ईस्ट की हालत इतनी बुरी थी कि किसी भी सर्विस पर्सनल को अकेला जाना, अनआर्म जाना, अनएस्कॉर्टेड जाना परमिट नहीं था। जी बिल्कुल बिल्कुल। ललन सिंह जी, सवाल ये कि ये छद्म युद्ध हम कब तक लड़ेंगे और कब तक जान गंवाते रहेंगे? अब नहीं लड़ना चाहिए, ये बात तो सही है आपकी। ये जनमानस के अंदर इंटर कर चुका है कि अब आंतरिक सुरक्षा में बहुत दबाव, नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद का दबाव बहुत ज्यादा हो गया। इस पे एक डेलिब्रेट एक्शन की जरूरत है। लेकिन ग्रुप सेक्रेटरी साहब ने जो बताया, मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में उस पीरियड के अंदर हम जब छुट्टी जाते थे, यंग ऑफिसर होते थे, हम केस नहीं कटाते थे, सिविलियन बन के आते थे, और ये पता नहीं चलता था कि कहाँ हमारा जान आफत हो जाएगा, अपने घर पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। ललन सिंह जी, वीएन झा जी, जयंत माहेंद्रकर जी, समय समाप्त हो रहा है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। ये छद्म युद्ध हम कब तक लड़ेंगे और कब तक जान गंवाते रहेंगे, सवाल वहीं ठहर जाता है। लोगों के मन में रोष है, प्रतिक्रियाएं हैं, और फिर वही कि बदला लिया जाए और ऐसा लिया जाए कि दुश्मन कांप जाए और बार बार सोचे कि भारत की तरफ आंख उठाने का अंजाम आखिर क्या होता है। बहरहाल, देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।